नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम। लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर विवाद। भाजपा का आरोप, अहम बिल पर सुझाव देने के बजाय नेता प्रतिपक्ष ने की राजनीति। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। वित्त मंत्रालय की समीक्षा में विकास की रफ्तार बरकरार। घरेलू मांग, सेवा और उद्योग क्षेत्र ने संभाली अर्थव्यवस्था। पहली बार जारी सेवा उत्पादन सूचकांक में भी उछाल। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। मूंग खरीद की सीमा 25% से बढ़ाकर हुई 60%। किसानों के साथ बैठक के बाद सरकार ने लिया निर्णय। अब पात्र किसानों से अधिक मात्रा में मूंग खरीदेगी मध्य प्रदेश की सरकार। झारखंड पेपर लीक मामले पर घिरी हेमंत सोरेन सरकार। प्रदेश के भाजपा सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग। रांची में भी छात्रों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दिन भर हंगामे के बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी विधेयक पर 50 मिनट बोले, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर ही विवाद हो गया। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर अहम बिल पर सुझाव देने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। विधेयक पारित होते ही लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक सदन से पारित किया गया। बिल पर कई संशोधनों को खारिज करने के बाद लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इससे पहले चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष के बयानों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में बिना तथ्यों के बयान देते हैं। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता। नेता प्रतिपक्ष के बिना आधार के बयान देने पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही थी। सदन में गतिरोध के चलते दोपहर को आधे घंटे के लिए लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने कहा कि इस बिल से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस नेता ने चर्चा न कर राजनीति की है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी राहुल गांधी के सदन में असंसदीय बयानों को लेकर आपत्ति जताई थी। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोपहर जब राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तब लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें विषय पर बोलने की नसीहत दी। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है,
Truth is sweet. Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आपत्तिजनक आरोपों और असंसदीय शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने की बात कही गई। भले ही ये बिल लोकसभा से पारित हो गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को देखते हुए लगता है कि अब राज्यसभा में भी इस विधेयक पर चर्चा काफी हंगामेदार रह सकती है। अनुज यादव, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर व्यवधान डालना या उसका अपमान करना अब दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन के जरिए 1971 के राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में बदलाव किया गया है। विधेयक के अनुसार राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत के गायन को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पहले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि न जाने आखिर क्यों कांग्रेस को वंदे मातरम से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ये कानून देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत रहा। कुछ 1-2 लोगों को पता नहीं वंदे मातरम से क्यों विरोध है, साथ ही साथ कांग्रेस को वंदे मातरम से खासकर क्यों विरोध है। महोदय, यह संशोधन विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं, यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एनडीपीए पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जिसका भाजपा ने खंडन किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बताया कि सदन में कैबिनेट मंत्रियों ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र पर कोई गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास गोली चलने से जुड़ा सबूत है तो जरूर दिखाया जाना चाहिए। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था? उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने, आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन होगा। इस विशेष समारोह में देश भर के विशिष्ट प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया है। इसी कड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के महानिदेशक
डॉक्टर यदुवीर सिंह रावत को भी पोस्ट के जरिए आमंत्रण भेजा गया है। राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए एट होम समारोह का आमंत्रण प्राप्त करने के बाद डॉक्टर यदुवीर सिंह रावत ने कहा कि ये उनके लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है कि उन्हें इस विशेष समारोह में आमंत्रित किया गया है। मेरे लिए बड़ी सम्मान और गौरव की बात है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से जो है एट होम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। भारत की डिजिटल यात्रा को नई दिशा देने और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की तैयारियों को गति देने के लिए आज नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण की थीम लॉन्च की गई। दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आयोजन में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसे अनावृत किया। कार्यक्रम में संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में भारत के डिजिटल परिवर्तन, 6G दूरसंचार विनिर्माण, नवाचार और वैश्विक तकनीक नेतृत्व रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई। Have launched the theme for the Indian Mobile Congress. It has been 10 years of the IMC, and India today, in the last 10 years, has moved rapidly from a 2G generation to a 5G generation. I have always said that India was behind the world on 4G, marched with the world on 5G, and we will lead the world on 6G. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन को लेकर राज्य सरकार ने उपार्जन की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पात्र किसानों से उनकी मूंग उपज का 25% नहीं बल्कि 60% तक का उपार्जन किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों मूंग उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए मंत्री समूह का गठन किया था। इसी क्रम में बुधवार को मंत्रालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि को भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को लेकर सामने आ रही शिकायतों और व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय समिति गठित की गई है, जो ई टोकन व्यवस्था की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि किसानों को खाद वितरण और कृषि संबंधी सेवाओं में बेहतर सुविधा मिल सके। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और अभ्यर्थी केंद्रित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने काउंसलिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया निर्बाध, तकनीक सक्षम और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो ताकि किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा का सामना न करना पड़े। समीक्षा बैठक में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तैयारियों का विस्तृत आकलन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और उनकी सभी आशंकाओं और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक विद्यार्थी अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। इनमें एक बार की फिजिकल रिपोर्टिंग, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन तथा बेंचमार्क, दिव्यांगता, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहतर और सुगम सुविधाएं शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों से नीट यूजी काउंसलिंग 2026 अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और अभ्यर्थी केंद्रित बनेगी, जिससे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक सहज और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। देश को वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार ने जनभागीदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से अपील की कि वे टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व करें और अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में इस अभियान को जन भागीदारी के साथ बढ़ाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने टीबी नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। देश में टीबी मामलों में 21% की गिरावट आई है, जो वैश्विक स्तर पर आई गिरावट की रफ्तार से लगभग दोगुनी है। वहीं टीबी के मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने की दर 92% तक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने, टीबी की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का आग्रह किया है, जिससे वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को समय रहते हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वदेशी नवाचार, एआई आधारित डायग्नोस्टिक तकनीक और मरीजों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने जैसी पहल भारत के टीबी उन्मूलन यात्रा को नई गति दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और समाज के सहयोग से टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं वर्ष जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर वाराणसी स्थित उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में डेरा सचखंड बल्ला और संत रविदास जन्मस्थली के प्रमुख संत गुरु निरंजन दास महाराज की विशेष उपस्थिति भी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समरसता संकल्प अभियान को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसे समाज को जोड़ने की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संत रविदास के समानता के सिद्धांत को रेखांकित किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। बाबा साहब को किसी ने पूछा, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब को, कि आपने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की क्रांति से उधार लिए हैं क्या? तो जो बाबा साहब ने जवाब दिया, समानता और भाईचारा मैंने संत शिरोमणि रविदास जी के सिद्धांतों से लिया। भाजपा महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य संत रविदास जी के सामाजिक समरसता के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। 131 कलशों की यात्रा, ये जन्मभूमि के पवित्र मिट्टी की यात्रा देश के हर गांव में जाने वाली, देश के 25,000 बड़े मंदिरों में इन कलशों की पूजा होगी और देश के हर गांव में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की मिट्टी हर गांव में, हर घर में पूजने हेतु जा रहे हैं। संत श्री रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर जो 20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी, उनके द्वारा जगाए गए स्वाभिमान और समानता की चेतना को हर घर तक हमें पहुंचाना है। इस अभियान के तहत 28 राज्यों के प्रतिनिधि 131 कलशों में संग्रहित की गई संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी को लेकर देश भर के 20,000 से अधिक स्थानों तक सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाएंगे। अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा और इसके माध्यम से संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को देश भर में पहुंचाया जाएगा। संत रविदास ने ऐसे समाज का स्वप्न देखा था जहां भेदभाव, अन्याय और दुख के लिए कोई स्थान न हो। उन्होंने सामाजिक विषमता और जातिगत भेदभाव के दौर में समानता और मानव एकता का संदेश दिया।
संत रविदास की जन्मस्थली से शुरू हुआ ये समरसता संकल्प अभियान सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि उनके समता, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को देश भर में जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास है। ब्यूरो इनपुट के साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड में पेपर लीक और भर्ती परीक्षा मामले में गड़बड़ी के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस पर छात्रों से के मुद्दे पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं रांची में भी सैकड़ों छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर झारखंड बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसदों ने आरोप लगाया कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में लगातार कथित अनियमितताएं और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। भाजपा सांसदों ने बीते 6 साल में झारखंड में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। जेपीएससी के साथ ही जेएसएससी, सीजीएल मामलों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसके साथ ही पेपर लीक पर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। भाजपा सांसदों ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। विगत 6 वर्षों से जो पेपर लीक परीक्षा के पूर्व, चाहे उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, जेपीएससी की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम में 19 बच्चे का मौत हो गया। उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। भाजपा ने सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान हुई 19 अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जान गंवाने वाले उन अभ्यर्थियों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने कांग्रेस पर भी दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली में मुखर रहने वाली कांग्रेस झारखंड में पेपर लीक पर चुप्पी साध लेती है। अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। कांग्रेस में हैसियत, हिम्मत नहीं है। ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे। बीजेपी ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। पार्टी का आरोप है कि सीआईडी जांच के जरिए मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केवल सीबीआई जांच से ही निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। साथ ही सांसद बीडी राम और विद्युत वरण महतो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पेपर लीक के खिलाफ कानून लोकसभा से पारित होने के बाद अब झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा बढ़ सकता है। दिल्ली में गूंजी इस विरोध की धमक ने साफ कर दिया है कि झारखंड भर्ती परीक्षा घोटाला और युवाओं का मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सफाई कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच विभिन्न यूनियनों ने 30 जुलाई को पंजाब बंद का ऐलान किया है। राज्य के विभिन्न शहरों से यूनियन नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे पंजाब बंद को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। आंदोलनकारियों ने व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों से अपील की है कि वे इस बंद का समर्थन करें और न्याय की इस लड़ाई में समाज के साथ खड़े हों। वित्त मंत्रालय की जुलाई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों पर फिर दबाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वर्ष 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है। इसके बावजूद भारत की विकास यात्रा अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों को सबसे बड़ा सहारा घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड से रहा। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। जहां कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं निर्यात पर निर्भर करती हैं, वहीं भारत का विशाल घरेलू बाजार आर्थिक विकास को स्थिर बनाए हुए है।
हालांकि ई-वे बिल और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जैसे कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों में हल्की नरमी देखी गई है, लेकिन सेवा क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया है। औद्योगिक क्षेत्र से भी उत्साहजनक संकेत मिले हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने पहली बार इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन यानी ISP जारी किया है, जिससे अब सेवा क्षेत्र की मासिक गतिविधियों का वैज्ञानिक आकलन संभव हो सकेगा। अप्रैल 2026 के परीक्षण आंकड़ों में 19 में से 14 उपक्षेत्रों ने दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज की है, जो भारत की सेवा अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। विदेश व्यापार के मोर्चे पर भी तस्वीर सकारात्मक रही। जून 2026 में कुल निर्यात में 9.5% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात से लगातार अधिशेष यानी सरप्लस प्राप्त हो रहा है, जबकि मजबूत प्रेषण यानी रेमिटेंसेस और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारत को बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भारत का श्रम बाजार भी स्थिर बना हुआ है। और केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाए जाने के निर्णय और नीति का अजमेर के निवासियों ने खुले दिल से स्वागत किया है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने पहुंचे आम नागरिकों, वकीलों, स्थानीय बुद्धिजीवियों ने सरकार के इस कदम को पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और किसानों के हित में एक दूरदर्शी फैसला बताया है। E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने के दावों को स्थानीय लोगों ने सिरे से खारिज करते हुए इसे एक भ्रांति और अफवाह बताया है। E20 जो पेट्रोल आया है, इसमें 20% इथेनॉल मिला करके और 80% पेट्रोल से ये तैयार हो रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ता पड़ता है। दूसरा, जो इथेनॉल है जो गन्ना, मक्का और चावल के दानों से बन रहा है, तो इससे हमारे किसानों की उपज को भी अच्छा फायदा मिलेगा, लोगों की उपज अच्छे भाव में बिकेगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनने का। अभी तक मेरी गाड़ी में कोई परेशानी नहीं आई है और मेरी गाड़ी अच्छी स्मूथ और सब तरह से चलती है। और हम तो यही चाहते हैं कि और लोग भी इसी पेट्रोल को अपना इस्तेमाल करें अपने गाड़ियों में। जहाँ तक इथेनॉल की बात है तो मैं तो कहता हूँ, एक आपने कहावत सुनी होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आम के आम और गुठलियों के दाम ऐसे कि जहाँ और दिल्ली के लोग फैलारी वो मक्का और इसकी जो वेस्टेज, गन्ने की जो वेस्टेज है, उससे जब परेशान होते थे, जो वेस्टेज जो स्मेल आउट होता था, अगर उससे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है इथेनॉल, इस देश की, मैं बता रहा हूँ कि ये भारत देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और धार देने वाला एक और स्वदेशी युद्धपोत तैयार हो गया है। बुधवार को एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मछलीपट्टनम को लॉन्च किया गया। ये नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की सीरीज का 7वां पोत है। भारतीय नौसेना के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। इनमें से 7वें जहाज मछलीपट्टनम को गुलरुख आनंद ने लॉन्च किया। समारोह में वाइस एडमिरल अतुल आनंद भी मौजूद थे। भारतीय नौसेना और कोचिन शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मछलीपट्टनम का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इसका नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम से लिया गया है, जो अपनी समृद्ध समुद्री विरासत और भारत के पूर्वी तट पर फलते फूलते व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह जहाज गर्व के साथ मछलीपट्टनम की भावना और विरासत को दर्शाता है। साथ ही देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। इस प्रोजेक्ट में 80% से ज़्यादा सामग्री स्वदेशी है। और 30 जुलाई यानी गुरुवार से देश भर में 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। इस दौरान शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। किस तरह की दिल्ली में कांवड़ की यात्रा को लेकर तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट में। आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक पावन कांवड़ यात्रा का शंखनाद होने जा रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में चारों तरफ सड़कों पर दिखाई देता है केवल और केवल केसरिया रंग। जी हां, देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री पहुंचते हैं। यहाँ से गंगा जल भरने के बाद शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना होते हैं। लंबी दूरी तय करने वाले इन शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आस्था के इस कठिन सफर में न भक्तों के पैरों के छाले उन्हें रोक पाते हैं, न ही मौसम की मार। बस एक ही धुन सवार होती है, जय भोले बम भोले। कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह विश्राम शिविर, निःशुल्क चिकित्सालय और भंडारे की व्यवस्था की जाती है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर
मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिल्ली कैबिनेट के निर्णय के अनुसार 20,000 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र में 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। कांवड़ समितियों को सभी आवश्यक मंजूरियों और सुविधाएं आसानी से प्राप्त कराने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की गई है। इसके अलावा कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा भी मिलती रहेगी। कांवड़ियों के भोलों के स्वागत के लिए दिल्ली सरकार आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और 300 से ज़्यादा समितियां जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनकी एप्लीकेशंस आ गई हैं और उनके लिए पंडाल अच्छा लग जाए तो पिछली बार जो रेट था वो समितियों ने कहा कि थोड़ा नाकाफ़ी है, थोड़ा उसको इंक्रीज़ किया जाए, तो मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल करके उसमें वृद्धि की है और जो अधिकतम 10 लाख वाली थी वो 15 लाख तक कर दी गई है। कुल मिलाकर के सभी सेगमेंट में जो 6 सेगमेंट हमने बनाए हैं उस 6 के 6 सेगमेंट में राशि वृद्धि की गई है ताकि पंडाल की दिक्कत ना हो। इसके अलावा डूसूप से हम टॉयलेट ब्लॉक दे रहे हैं सभी को, जो पूरा स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा। हमने 1200 यूनिट बिजली जो फ्री थी, पहली बार आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने ये किया था बिजली वाला मामला, तो बिजली फ्री थी, बिजली फ्री दी जा रही है दोबारा से। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन ने कमर कस ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी यात्रा पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों और उनके साथ चलने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ और गाजियाबाद समेत कई यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे की ऊंचाई, आवाज और पहचान पत्र को भी लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए तक कर दिया है। साथ ही 1200 यूनिट मुफ्त बिजली यूं ही जारी रहेगी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।